बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी 46वीं काबीना की मीटिंग है। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे उनकी फैमिली और दोस्त व अकारिब की मीटिंग नहीं हो पा रही और तकरीबन 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इसमें सिर्फ जो है तकरीबन आधा घंटे की मीटिंग हुई है और बाकी जो है उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी अहलिया है, जो एक बापर्दा, बाहया, बाकिरदार और गैर सियासी खातून हैं, बुशरा बीबी साहिबा को, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब की बहनों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सियासी बातें करती हैं जब मुलाकात हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की आज तक जो है कोई सियासी बयान नहीं सुना। तो एक तरफ तो ये बयानिया गढ़ा जाता है कि सियासी बयान आते हैं, दूसरी तरफ जो है बिल्कुल एक बयान भी नहीं आता और उसके बावजूद भी ना उनको मिलने दिया जा रहा है और ना ही जो है उनको सर्दी का सामान मुहैया किया जा रहा है। तो ये जुल्म किया जा रहा है और सख्त तरीन डिक्टेटरशिप में, अमरीत में भी इस तरह नहीं होता था। जिस तरह के ये हुकूमत, जो जाली हुकूमत हम समझते हैं, अवामी मैंडेट पर डाके से आई है, वो तमाम अमरीत के रिकॉर्ड्स इस वक्त तोड़ रही हैं। तो इस अक़दाम की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब की फ़ैमिली की और बुशरा बीबी साहिबा की फ़ैमिली की मुलाकात उनसे करवाई जाए। जो सर्दी का सामान है वो जल्द अज जल्द उनको मुहैया किया जाए और उनके हवाले से जो तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं तो वो कौम के सामने लाए जाएं और कौम को आगाह किया जाए कि वो किस हालत में है। दूसरा, जैसा कि आप सबको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को मुसल्लत किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने आज रिकॉर्ड पर ये आना चाहिए और ये तमाम दोस्तों के इल्म में होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। ये मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है, सिर्फ़ हमारा नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, जितनी भी हमारे सियासी और मजहबी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनका भी, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जिनको हमने सूबाई असम्बली के छत के तले जमा किया, तमाम का ये एक ही मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी भी मसले का हल नहीं है। हल क्या है? हल ये है कि जब हम समझते हैं कि 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस और 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हम कर चुके हैं और दहशतगर्दी को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम कबायली और पख्तून मशरान को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों के मशरान को, इनको बिठाया जाए। वफाक और सूबा, तमाम जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हैं वो बैठे एक जामा लायामल बनाएं। तो इसी तरीके से ही मुस्तकिल और पायदार अमन सूबे में भी आ सकता है और पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि बंद कमरों के फैसले हम मुसल्लत करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि 9 अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 6.1% था, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब बंद कमरों में फैसला किया गया और एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो आज 3 साल बाद वही जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.6 से 3% तक जा रहा है। जो बैरूनी कर्जे थे वो तकरीबन 43,000 अरब रुपए से, बैरूनी और अंदरूनी कर्जे 43,000 अरब रुपए से 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। नौजवान मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। मुल्क छोड़ने पर
मजबूर हो गए हैं। अगर आज ऐलान किया जाए कि कौन कौन पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है तो आधे से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर बैरूनी मुल्क चले जाएंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई आ गई है। तो ये तमाम जो नुकसानात हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान पर अभी इम्तिहान का वक्त है, ये बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इसके साथ साथ सिर्फ ऑपरेशन से लोग बेघर नहीं होते, इस पर सूबे के वसाइल भी लगते हैं। हमें एक तो अपना हक नहीं दिया जाता, जो 4,758 अरब रुपए से ज़्यादा अभी तक बन चुके हैं, एक तरफ वो नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ हम पर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस मुसल्लत किए जाते हैं। तो इसकी मद में सिर्फ इनखिलाब पर और उनको जो है रिलीफ देने पर तकरीबन हमारे 20 अरब रुपए अभी तक लग चुके हैं। अगर ये ऑपरेशन जारी रहा तो ये तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा इस सूबे को नुकसान देगा। इसमें वफाक हमारे साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। जो हमारे बका खेल के TDPs हैं, जो टेम्पररी डिस्प्लेस पीपल है, उसका वादा हमारे साथ मरकज़ ने किया था कि इनको हम पैसे देंगे, लेकिन 7.5 अरब रुपए सूबा अपनी जेब से दे रहा है। तो ये ऑपरेशंस की मद में हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, हमारे साथ जो है डेवलपमेंट स्कीम्स में भी नाइंसाफ़ी हो रही है। इधर नॉर्दर्न बाईपास है जो 2010 में शुरू किया गया था, जिसकी इनिशियल कास्ट तकरीबन 3 अरब रुपए थी, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और आज के दिन वो 31 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन वफाक जो है उसको बनाने में सीरियस नहीं है। तो हमने मजबूरन सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उसको तकरीबन 5 अरब रुपए देकर एक्सपेडाइट किया है, ताकि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक और सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। इसके साथ साथ हमने वादा किया था पहली कैबिनेट में कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर हम वापस लेंगे, जिसका पहली कैबिनेट में मैं बाकायदा ऐलान कर चुका हूं और सूबाई काबीना उसको अप्रूव्ड कर चुकी है। उसमें मसला ये आ रहा है कि हमारे जो सेंटर्स हैं जहां पर दहशतगर्दों को रखा गया है, हमने लेटर किया, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है, जो जस्टिस वकार सेठ ने डिसीजन लिया है, तो उसमें यह कहा गया है कि जब एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर हम विड्रा करेंगे तो जो जेल हैं जहां पर ये कैदी हैं वो सब जेल डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जो वहाँ पर कैदी हैं या दहशतगर्द हैं जो वहाँ पर रखे गए हैं उनकी डिटेल्स हों, क्योंकि हमें ये ख़दशा है कि जैसे ही हम एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर विड्रा करेंगे तो ऐसा ना हो कि कोई दहशतगर्द भाग जाए या वो दहशतगर्द जो हमारी लिस्ट में ना हो वो जो है सुबह को हमारे गले डाल दिया जाए। एक तरफ तो वैसे भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। इनको बनाने वाले, इनको लाने वाले, इनको आबाद करने वाले सब के हम खिलाफ़ हैं, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन तरीके से एक मुश्तरका लायामल से। तो वो लिस्ट हमने बाकायदा लेटर किया है, लेकिन वो लिस्ट हमें नहीं दी गई। उसके लिए हम तकरीबन 3-4 दिन पहले बाकायदा रिमाइंडर भी दे चुके हैं कि हमें वो लिस्ट दें, हमें वो नाम दें जो जो इसमें कैद हैं, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। तो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का जो प्रोसेस हैं वो इसी वजह से डिले हैं। इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज की कानून साजी का हमने वादा किया था। कोलेटरल डैमेज जो है वो ड्रोन से होता है। हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप जो हैं आर्मी के ख़िलाफ़ बात करते हैं और कोलेटरल डैमेज जो है वो दहशतगर्दों के मारने में फिर जो है कोई एक बंदा शहीद हो जाता है, सिविलियन, तो क्या बात है। इसमें इस तरह है कि दहशतगर्द जो आते हैं वो एक राजदी बोर्ड सब के लिए आते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये सिविलियन हैं, ये नहीं देखते कि ये मस्जिद हैं, ये घर हैं, कोई बाज़ार हैं, फ़ौजी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, CTD वाला है या कोई भी एहलकार है, वो ये नहीं देखते। वो आते हैं दहशत फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, चाहे वो कोई भी हो। हम अगर अपनी
आर्मी से गिला करते हैं तो आर्मी हमारी मुहाफिज है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस से ये गिला करते हैं कि कोलेटरल डैमेज में मासूम लोगों की शहादतें हो रही हैं, तो हम अपनों से गिला करते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि ये हमारे मुहाफिज हैं और ये हमारी हिफाजत करेंगे। एक तरफ अगर दहशतगर्द हमें मारे, दूसरी तरफ जो है कोलेटरल डैमेज ड्रोन या जेट बमबारी से हमारे सिविलियंस जो हैं वो शहीद हों, तो तकलीफ तो आवाम को ही होती है, डैमेजेस आवाम के ही होते हैं। तो गिला अपनों से किया जाता है, उनसे नहीं किया जाता जो हमें ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो कोलेटरल डैमेज से के कानून साजी से ये होगा कि कोई अंधाधुंध जो है सिविलियंस पर ना फायरिंग करेगा, ना ड्रोन्स करेगा, ना जो है जेट तैयारों से बमबारी करेगा। तो इसके लिए कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे एजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बाकी वकला ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन जो मसला है वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो इख्तियारात हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए हुए हैं आइन के अंदर, तो वहाँ पर तब्दीली जो है वो वफाक कर सकती है, सुबह नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हम लगे हुए हैं, अगर किसी वकील को हमारे जो बाकी वकील हैं बाकी पार्टियों के हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें जो है हमारी मदद कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम कोलेटरल डैमेज का जो मुसलसल सामना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम कर रही हैं, तो उसमें जो है हमारी मदद आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, 26 नवंबर को हमने देखा कि वहाँ पर गोलियाँ चली, मासूम लोग शहीद हुए, वो भी इन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पूरे पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए कि वो जिस भी पार्टी से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी ज़ुबान से हो, अगर उनके साथ जुल्म होता है और अपने ही लोग उनको जो है शहीद करते हैं, तो एक कानून आना चाहिए ताकि उनके हाथ बंधे रहें, ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव करें, जानवरों की तरह बिहेव नहीं करें। तो इसमें जो है हम लगे हुए हैं। रेडियो पाकिस्तान में हमने कमेटी का कहा था कि इसमें इंक्वायरी कमीशन बनेगा, लेकिन बदकिस्मती से सुबह की जितनी भी हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, तो उससे वो कमेटी बन नहीं रही थी, क्योंकि जिसको हम कॉल करते थे उनको डराया धमकाया जाता था और वो जो है पीछे हट जाते थे। तो फिर हमने ये फैसला किया कि इसको हम सूबाई असम्बली के स्पेशल कमेटी को देंगे, और सूबाई असम्बली में इसके लिए स्पेशल कमेटी बन चुकी हैं, जिसका एक इजलास बाकायदा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इसको एक्सपीडाइट करें, तेज़ करें, और दुनिया के सामने आना चाहिए कि रेडियो पाकिस्तान को जलाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि किसी और का हाथ था, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए, ख़राब करने के लिए और इंतकाम लेने के लिए ही की गई थी। इसके साथ साथ जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसका सेक्शन 11 जो प्रोस्क्रिप्शन के लिए हैं, जिसमें जो है तंजीमों को, सियासी पार्टियों को कलअदम करार दिया जाता है, तो ये वफाक के साथ है। वफाक ने PTM को, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो हमारी है, उनको कलअदम किया हुआ है अंडर सेक्शन 11 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट। ये उनके साथ इख्तियार है। फिर इस तरह होता है कि एक वफाक जब एक तंजीम को या पार्टी को प्रोस्क्राइब करती हैं, कलअदम डिक्लेयर करती हैं, तो वो फिर जो है नीचे सूबों को ये हिदायत देती हैं कि इसके साथ मुंसलिक जो बंदे हैं उनको भी आप शेड्यूल 4 में डालें और उन पर पाबंदियाँ लगाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये जुल्म करने की कोशिश की गई है, हमारा ये मानना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का कि किसी भी सियासी पार्टी को और पुरअमन जदोजहद करने वालों को कलअदम नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। जो एंटी स्टेट हों, जो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हों, जो रियासत के ख़िलाफ़ जाते हों, जो रियासत में बसने वाले आवाम को नुकसान पहुंचाते हों, बिल्कुल जो है उनको कलअदम डिक्लेयर करना चाहिए। और इसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की इसमें आप में भरपूर मदद करेगी। लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं जिनको जानता हूँ कुछ सियासी शख्सियात भी शेड्यूल 4 में आई हुई हैं, तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और
ब्यूरोक्रेसी को ये हिदायत देता हूँ कि इसको रिविज़िट किया जाए। जो हमारे सियासी कारकुनान हैं जिनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है तो उनको शेड्यूल 4 से रिलैक्स किया जाए, और जो लोग सियासी जदोजहद और पुरअमन जदोजहद करते हैं उनका ये पूरा हक है कि वो इस सूबे में और पाकिस्तान में अपनी जदोजहद जारी रखे। इसके साथ साथ आज मैं ये हिदायत भी देता हूँ कि इलेक्शन रिगिंग, 8 फरवरी के इलेक्शन जो रिग्ड हुए हैं, जो जिस पर डाका डाला गया है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था जो पूरे पाकिस्तान में इस पर डाका डाला गया है। उसके लिए पूरे पाकिस्तान में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये कर सकते हैं कि हम सूबाई असम्बली में इसके लिए स्पेशल कमेटी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे, और इसमें हम तमाम सूबाई मुलाजमीन को, जो सूबे के मुलाजमीन हैं, उनको बुलाएंगे इंशाअल्लाह, उनसे पूछगछ करेंगे, और ये इसके लिए भी स्पेशल कमेटी बनाने की हिदायत देता हूँ। शुक्रिया।